अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के साथ मैं फ़हद हुसैन। नाजरीन, कोविड 19 के केसेस जो हैं वो अब काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। 1000 से नीचे ही जो है केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। 24 घंटों के जो नंबर्स हैं वो आपके सामने रखते चलें। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 930 केसेस मुल्क भर में रजिस्टर्ड हुए हैं, जबकि टेस्टिंग में दोबारा इजाफा होते हुए नज़र आया। 45,519 जो है वो टेस्ट लिए गए मुल्क भर में, जबकि पॉजिटिविटी रेट थोड़ा बहुत उसमें इजाफा नज़र आ रहा है। पिछले दिन हम देख रहे थे कि लेस देन 2% था, अब 2% से जो है वो बढ़ चुका है। 2.04% पे जो है पॉजिटिविटी रेट आ गया है, लेकिन स्टिल केसेस अभी भी डेफिनेटली 1000 से कम ही है। मजीद ये कि डेथ्स में भी काफ़ी हद तक जो है वो नंबर्स की अगर हम बात करें अब कमी आती हुई नज़र आ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो डेथ्स के नंबर रहे हैं मुल्क भर में वो 39 रहे हैं, जबकि क्रिटिकल पेशेंट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो मुल्क भर में तकरीबन 2173 ऐसे मरीज़ हैं जिनकी सूरत हाल जो है वो कुछ तशवीशनाक है इस वक्त। लेकिन ओवरऑल जैसा कि अभी कहा कि सूरत हाल काफ़ी हद तक बेहतर है, केसेस में काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है। सूरत हाल डेफिनेटली अंडर कंट्रोल है। वैक्सीनेशन ड्राइव के हवाले से अगर हम बात करें तो सप्लाई डेफिनेटली कुछ बेहतर अब होना शुरू हो गई है। यही वजह है कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसकी स्पीड पिछले कुछ दिनों के मुकाबले में थोड़ी अब बेहतर होते हुए नज़र आ रही है। नंबर्स आपके सामने रखें। पार्शली वैक्सीनेटेड नंबर्स जो हैं वो इस वक्त है हमारे पास 7.26 मिलियन टोटल, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये नंबर रहे हैं 2,48,339। कल लगभग यही नंबर 1.5 लाख के करीब थे, तो यानी अब तकरीबन 1 लाख तक का जंप जो है उसमें आ चुका है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उसमें कुछ जो है वो अब बेहतरी हमें आते हुए नज़र आ रही है। जबकि फुली वैक्सीनेटेड नंबर्स आपके सामने रखें वहाँ इस वक्त 3.56 मिलियन, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यही नंबर्स 55,543 तक रहे हैं। तो ये है ओवरऑल सूरत हाल मुल्क भर में कोविड 19 के हवाले से। जहां केसेस की बात करें उसमें भी काफ़ी हद तक कमी आई है, जबकि वैक्सीनेशन की ड्राइव जो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि कुछ उसमें जो है वो स्लो डाउन हमें नज़र आ रहा था क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, लेकिन यूं ही वैक्सीन की सप्लाई कुछ बेहतर होना शुरू हुई है तो हम देख सकते हैं कि जो वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उसकी स्पीड भी कुछ बेहतर होना ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। डेफिनेटली जो जो सप्लाई लाइन और बेहतर होगी, वैक्सीन आना शुरू हो जाएंगी, तो डेफिनेटली जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसकी स्पीड मज़ीद जो है हम वो आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ते हुए देख सकते हैं। अगली ख़बर की तरफ चलते हैं। इम्पॉर्टेंट ख़बर FATF के हवाले से कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी, उनका स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान ने जो 27 नुकात थे, जो 27 पॉइंट्स थे FATF के हवाले से, उनके ऊपर जो है वो ज़बरदस्त तरीके से जो वो काम किया है, इम्प्लीमेंट किया गया है। इस हवाले से मज़ीद उनका कहना था कि अब कोई जस्टिफिकेशन बाकी नहीं रहती कि पाकिस्तान को मज़ीद जो है वो ग्रे लिस्ट में रखा जाए। इससे पहले हमने देखा कि काफ़ी अब टाइम से ये जो है मामला जो है वो ग्रे लिस्ट पे ही अटका हुआ नज़र आता है। कई दफ़ा पाकिस्तान को इस हवाले से एक्सटेंशन मिला है कि मज़ीद जो है इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ये FATF का उस हवाले से जो है वो बयानी आता था कि मज़ीद पाकिस्तान को कुछ पॉइंट्स पे काम करना पड़ेगा, कुछ जो खामियां हैं, कुछ जो डेफिशेंसीज़ हैं उनको जो है वो फिल इन करना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो मज़ीद कोई इस हवाले से फ़ैसला आएगा। काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन इस हवाले से मिलता हुआ नज़र आ रहा है और पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में ही काफ़ी टाइम से जो है वो है। अब देखते हैं कि इस बार जो अब मीटिंग ऑलरेडी जारी है FATF की, उसमें क्या इस हवाले से फ़ैसला आता है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की अगर हम बात करें वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नज़र आती है, पॉजिटिव नज़र आती है। ऐसा ही स्टेटमेंट अभी जो हमने शेयर किया आपके साथ, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी, उनका भी यही कहना है कि पाकिस्तान ने जो 27 पॉइंट्स थे उन पे ज़बरदस्त तरीके से काम किया, उनके ऊपर कम्प्लीटली जो है वो उनको इम्प्लीमेंट किया गया है। अब कोई रीज़न नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान को मज़ीद जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट में जो है वो रखा जाए।
साथ साथ मज़ीद उनका ये कहना था कि माजी की जो गवर्नमेंट थी PMLN की, उनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से पाकिस्तान जो है वो FATF की जो ग्रे लिस्ट है उसमें चला गया। यानी कि जो जो इश्यूज़ नज़र आए जिसकी वजह से FATF ने हमें ग्रे लिस्ट में काफ़ी अरसे से रखा हुआ, उसका भी ज़िम्मेदार जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो है वो जो PMLN की गवर्नमेंट है उनकी जो है नालायकी है, नाअहली है, उसको जो है वो ठहराया है। लेकिन अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ने इस अरसे में जो काम किया इसके ऊपर, FATF के जो पॉइंट्स थे उनके ऊपर जो काम किया, इससे पहले भी हमने देखा कि गवर्नमेंट के हवाले से ऐसे ही बयानात जो है वो सामने आ रहे थे कि इस बार पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन दरअसल ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान को जो है वो फर्दर एक्सटेंशन जो है वो मिलता हुआ नज़र आया। अब देखते हैं कि इस हवाले से क्या तब्दीली फैसले में FATF के सामने आ पाती है इस दफ़ा, क्योंकि इस बार गवर्नमेंट ज़्यादा जो है वो मुस्बत नज़र आती है, पॉजिटिव नज़र आती है FATF के मामलात को लेके। उनका कहना है कि जो 27 पॉइंट्स थे उनमें ज़बरदस्त तरीके से गवर्नमेंट ने काम किया, जो जो पेंडिंग इश्यूज़ थे उस हवाले से उनको जो है वो रिजॉल्व किया गया है, और जो 27 पॉइंट है उन पर सही तरीके से जो वो इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। अब कोई रीज़न नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान फर्दर जो है वो ग्रे लिस्ट में रहे, लेकिन ये तो है गवर्नमेंट के क्लेम्स। अब देखते हैं कि FATF जो है इस हवाले से इजलास के बाद क्या फ़ैसला करता है इस हवाले से पाकिस्तान के बारे में। आया पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल के जो है नॉर्मल काउंटर पे शिफ्ट किया जाता है, या फर्दर हम दोबारा जो हम देखते आ रहे हैं कि एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पाकिस्तान को इस हवाले से जो है वो मिलता रहा है FATF की जानिब से। दोबारा तो कहीं ऐसी सूरत हाल सामने नहीं आती कि जहाँ पे दोबारा कुछ एतराज़ात लगा के पाकिस्तान को जो है वो फर्दर टाइम पीरियड दिया जाए ताकि उन इशूज़ को भी जो है वो रिजॉल्व करके दोबारा FATF के इजलास में रिपोर्ट पेश की जाए, देन उसके बाद हम फिर डिसीजन देखें। तो अब देखते हैं कि इस इजलास में इस हवाले से क्या फ़ैसला जो है वो सामने आता है, उसके बाद गवर्नमेंट उस हवाले से फिर क्या अपना मौक़िफ़ जो है वो सामने लेके आती है। जो ही इस हवाले से कोई भी अपडेट सामने आती है तो डेफिनेटली हम आपके सामने उसकी तफसीलात जो है वो रखेंगे। अगली खबर बाइडन के हवाले से कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि रिसेंटली भी कई जगहों पे ऐसी खबरें जो वो सामने आई हैं कि फ़िलहाल जो जो न्यूली जो इलेक्ट हुए हैं US के प्रेसिडेंट जो बाइडन, वो बड़ा ही इस वक्त जो है वो रिलेक्टेंट नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान को इंगेज करते हुए, और ख़ुद वहाँ पे जो उनके जो सेनेटर्स हैं वो भी इस चीज़ के ऊपर जो है वो अब सवालात उठाते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्या ऐसे जो है रीज़न्स हैं कि जिस पे जो बाइडन जो है वो अभी तक जो है पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है या पाकिस्तान के जो मुतल्लिका इदारे हैं उनके साथ किसी तौर पे कोई भी किसी किस्म की जो है वो इंगेजमेंट करते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि इस वक्त एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट इवेंट जो है वो जारी है US के लिए, कि जहाँ पे हम देख रहे हैं कि US जो है वो अपने जो ट्रुप्स की विड्रॉवल है वो करने जा रहा है। तो वहाँ पे उनके जो सेनेटर्स हैं वो काफ़ी इस चीज़ के ऊपर सवालात उठा रहे हैं कि ऐसे इम्पॉर्टेंट इवेंट पे पाकिस्तान को इंगेज ना करना समझ से बालातर है। अब देखते हैं कि इस हवाले से क्या किसी किस्म की जो है वो तब्दीली इनके रवैये में जो बाइडन के रवैये में आती है या नहीं, या जिस तरीके से अभी तक जो है एक इलेक्टेंट शो की है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इंगेज करने में, वही सूरत हाल आइंदा आने वाले दिनों में भी बरकरार रहती है, या इन जो सेनेटर्स ने जो सवालात उठाए हैं उनके बाद जो है इसमें किसी किस्म की जो है वो तब्दीली जो है वो हम देख सकते हैं। ऐसे ही कुछ सवालात उठाए गए रिसेंटली, जो हमने इंटरव्यू देखा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, उसमें भी इंटरव्यूअर की जानिब से ये कहा गया कि अब तक जो है वो आया इंगेज किया गया है प्रेसिडेंट जो बाइडन की तरफ से पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, या नहीं तो उस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि जब उनके पास वक्त होगा तो वो मुझसे बात कर लेंगे। डेफिनेटली लगता है कि उनकी प्रायोरिटीज़ इस वक्त कुछ और हैं, ये कहना था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का उस इंटरव्यू में। तो इसको भी बज़ाहिर इससे लिंक किया जा रहा है कि ऐसे क्या अवामिल है, क्या ऐसे रीज़न्स हैं कि जिसकी वजह से
پاکستان جس کو ایک بڑا ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ اس پہ کنسیڈر کیا جا رہا تھا اس تمام صورتحال میں جہاں پہ وڈراول ہونے جا رہا ہے یو ایس ٹروپس کا، اس میں ڈیفینیٹلی پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس تمام صورتحال میں، افغانستان کی اگر ہم بات کریں، ایون پورے خطے میں پاکستان کی پوزیشن اگر ہم دیکھیں اس تمام صورتحال سے ڈیل کرنے کے لیے پاکستان کا رول بڑا ہی امپورٹنٹ نظر آتا ہے۔ جس طریقے سے طالبان کے ساتھ امریکہ جو ٹاکس کیے ہوئے ہیں، جس کے بعد جو ہے وہ وڈراول جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، تو اس میں پاکستان کا بھی ایک بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ، تو اس چیز کو ڈیفینیٹلی اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہی چیزیں جو ہے وہ سامنے اسی طرح کے بیانات جو ہیں وہ یو ایس کے جو سینیٹرز ہیں خود ان کی جانب سے بھی سامنے آ رہے ہیں کہ پاکستان کی اتنی امپورٹنٹ پوزیشن، اتنی زیادہ اہمیت ہونے کے باوجود سمجھ سے بالا تر ہے کہ جو پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہے وہ اب تک کیوں پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کو اب تک انہوں نے انگیج نہیں کیا، اس کے اوپر کیوں کانفیڈنس میں نہیں لیا، کیوں ان کے خدشات جو ہیں فی الحال نہیں سنے گئے۔ جہاں پہ ساتھ ساتھ یہ بھی پوائنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا میں سامنے آ رہا ہے کہ جہاں جو کلائمیٹ کے اوپر جو ہم نے دیکھا کہ ایک میٹنگ ہوئی، اس پہ کئی ممالک کو بلایا گیا، ایون انڈیا، بنگلہ دیش کے لوگوں کو بھی بلایا گیا، اور ایسے ممالک جن کی پاپولیشن ایون پاکستان سے بھی کم ہے ان کو بھی جو ہے اس کانفرنس میں جو ہے مدعو کیا گیا، لیکن پاکستان کو اس میں نہیں بلایا گیا۔ حالانکہ پاکستان موسٹ جو ولنریبل کنٹریز ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ان میں جو ہے ٹاپ پوزیشنز میں ہی آتا ہے، تو اس کے باوجود پاکستان کو اس کانفرنس میں اگنور کرنا یہ بھی جو ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جو خود اب یو ایس کے جو سینیٹرز ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ سوالات اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ریسنٹلی اسی حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں، یو ایس کے جو سینیٹر ہیں لنڈسے گراہم، انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ کوسچن جو ہے وہ اٹھائے ہیں، اپنے ٹویٹر کے ذریعے بھی انہوں نے کچھ سٹیٹمنٹس دی ہیں کہ جس میں ان کا مین موقف یہی تھا کہ اتنے امپورٹنٹ ایونٹ پہ پاکستان کو انگیج نہ کرنا جو بائیڈن کی جانب سے سمجھ سے بالا تر ہے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آیا اس رویے میں کسی قسم کی جو ہے وہ کچھ تبدیلی ہم آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں یا نہیں۔ لیکن اس بات سے جو ہے وہ منہ نہیں پھیرا جا سکتا کہ پاکستان کا رول انتہائی امپورٹنٹ ہوگا ان کیس اگر یو ایس جو ہے وہ سکسیسفل طریقے سے، پیسفل طریقے سے اپنے ٹروپس کا جو ہے وہ وڈراول جو ہے وہ افغانستان سے کرنا چاہتا ہے۔ ایگزیکٹلی یہی ورڈز تھے یو ایس سینیٹر کے بھی کہ ان کیس اگر پاکستان کو انگیج نہیں کیا تو یہ ایک بڑا بلنڈر ہوگا، ایون جو عراق میں کیا گیا اس سے ایک بڑا بلنڈر ہوگا، اور اس سے جو صورتحال ہے وہ زیادہ جو ہے وہ خراب ہوگی، اور اتنا پیسفل جو ہے وہ ایگزٹ ہونا پھر بہت مشکل ہو پائے گا ان کیس اگر پاکستان کو جو ہے وہ انگیج نہیں کیا گیا اس پورے جو ہے پروسیس میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کسی قسم کی کچھ تبدیلی جو یو ایس پریزیڈنٹ کے رویے میں ہے وہ ہم دیکھ پاتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں یا نہیں۔ چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب، وہ ہے اس وقت گیس کے بحران کے حوالے سے۔ اس وقت گیس کا جو بحران ہے خاص طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں ساؤتھ میں بہت زیادہ اس وقت نظر آ رہا ہے۔ ایس ایس جی سی کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ جو گیس سپلائی ہے نان ایکسپورٹ انڈسٹریز کو وہ کمپلیٹلی سسپینڈ کر دی گئی ہے، جبکہ جو کیپٹیو پاور پلانٹس ہیں ان کو جو گیس سپلائی ہے اس میں بھی 50% تک کی جو ہے وہ کمی کر دی گئی ہے، اور یہ اقدامات بظاہر اس لیے اٹھائے گئے ہیں تاکہ جو ڈومیسٹک کنزیومرز ہیں ان کے لیے جو ہے سپلائی انشور رکھی جا سکے۔ لیکن فی الحال ڈومیسٹک کنزیومرز کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں تو اس وقت جو خبریں ہیں وہ اس طرح کی آ رہی ہیں کہ کئی جگہوں پہ جو ہے گیس کی جو سپلائی ہے اس میں ایشوز سامنے آ رہے ہیں، کہیں پریشر میں بہت زیادہ کمی آ رہی ہے، کہیں پہ بالکل سرے سے گیس ہی نہیں آ رہی۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت نہ صرف ایون ساؤتھ بلکہ اوور آل ملک میں اس وقت ڈیفینیٹلی گیس کا جو ہے بظاہر اس موسم میں بڑا ہی اب بحران نظر آ رہا ہے۔ تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ابھی یہ صورتحال ہے تو جب ونٹر جب آئے گا، جب ماضی میں بھی ونٹر میں ہم نے دیکھا ہے کہ گیس کا جو ہے بحران زیادہ مزید شدت اختیار کر جاتا ہے، لیکن اس بار تو ایون گرمیوں میں ہی یہ صورتحال ہے، تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سردیوں میں پھر کیا اس حوالے سے صورتحال جو ہے ہم وہ دیکھ سکتے ہیں۔ شارٹ فال کے حوالے سے اگر بات کریں تو کمپنی کا کہنا ہے کہ تقریباً اس وقت جو شارٹ فال ہے سپلائی کا وہ ہے تقریباً 200 سے 250 MMCFD تک کا، ڈیو ٹو ویریس ریزنز۔ کچھ ڈیفینیٹلی فیلڈز میں جو ہے وہ پروڈکشن اس وقت کم ہے، یہی وجہ ہے کہ اوور آل جو اس وقت گیس کا جو شارٹ فال ہے وہ 200 سے 250 MMCFD تک جو ہے وہ پہنچ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ
जो नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ हैं उनको फ़िलहाल गैस जो है वो कम्प्लीटली सस्पेंड कर दी गई है एसएसजीसी की जानिब से, जबकि जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं उनको जो गैस सप्लाई है उसमें 50% तक की जो वो कमी कर दी गई है। जैसा कि कहा कि ये इकदाम उठाए गए हैं ताकि जो आम कंज्यूमर है, डोमेस्टिक कंज्यूमर है, घरेलू जो सार्फिन है उनको जो है वो सप्लाई इंश्योर की जा सके। लेकिन फ़िलहाल कई जगहों से ऐसी रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि इस वक्त जो डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, जो घरों में गैस की सप्लाई है उसमें भी कुछ इशू सामने आ रहे हैं, प्रेशर में कमी और साथ साथ कई कई जगहों पे गैस फ़िलहाल अवेलेबल ही नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं जिस पे गवर्नमेंट को हंगामी बुनियादों पे काम करना पड़ेगा। इन केस अगर यहाँ पे इस हवाले से इकदाम नहीं उठाए गए तो डेफिनेटली फिर विंटर में सूरत हाल इससे ज़्यादा हम जो है वो ख़राब देख सकते हैं। अब देखते हैं कि इस सूरत हाल को किस तरीके से जो वो गवर्नमेंट कंपनीज़ के साथ मिल के जो वो डील करती है और जो सप्लाई है गैस की उसको जो है वो इम्प्रूव करने में जो है वो काम करती है। अब देखते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट इस हवाले से कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो सामने लेके आती है। फ़िलहाल ये है कि इससे डेफिनेटली बड़ा जो है वो इम्पैक्ट पड़ रहा होगा कंपनीज़ को भी डेफिनेटली, कि उनकी अगर गैस सप्लाई मुअत्तल है तो उनकी जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर भी जो है वो हिट पड़ रही होगी। और इसी तरह जो कैप्टिव पावर प्लांट्स है और साथ साथ घरेलू सार्फिन को भी अब डेफिनेटली इस हवाले से मसाइल जो है वो फेस करना पड़ रहे होंगे। अगली खबर जो है वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके हवाले से एफबीआर ने जो है वो रूल आउट कर दिया है न्यू टैक्स एमनेस्टी स्कीम कॉन्ट्रैक्टर्स के हवाले से, उसको जो है वो बिल्कुल रूल आउट कर दिया और कहा है कि फ़िलहाल फ्रेश एमनेस्टी स्कीम किसी सूरत जो है वो मुमकिन नहीं है। मज़ीद इस हवाले से कहना था कि जो टैक्स विदहोल्डिंग टैक्स में जो कमी का जो मुतालबा सामने आया है, इसमें इस हवाले से अगर हम कहें कि जो सेनेट कमेटी है उन्होंने बेसिकली इस हवाले से डिमांड की है या मुतालबा किया है कि जो विदहोल्डिंग टैक्स है जो इस वक्त 7.5% है उसको कम करके 1% तक जो वो किया जाए, जिसको फ़िलहाल डेफिनेटली किसी सूरत बज़ाहिर काबिल कबूल नहीं होगा एफबीआर और गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि इससे जो कॉन्ट्रैक्टर से जो एफबीआर रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है, जो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इससे, वो तकरीबन 200 अरब रुपए है पर ईयर। तो इन केस अगर यहाँ पे गवर्नमेंट भी दोबारा कंप्रोमाइज़ करती है, क्योंकि ऑलरेडी इस बजट में हम देख चुके हैं कि बहुत जो है वो टैक्सेस में रिलीफ दिया गया है, इंडस्ट्रीज़ को नए टैक्सेस नहीं लगाए गए, तो ऑलरेडी, और उसके साथ साथ जो टारगेट सेट किया गया है वो बड़ा ही मैसिव टारगेट है। तो उसके बाद अगर यहाँ पे भी जो है वो इस तरह की जो है वो कुछ बेनिफिट दिया जाता है जिससे एनुअली जो 200 अरब रुपए तक की कलेक्शन है वो कम होती है, तो डेफिनेटली इससे जो एफबीआर को टारगेट का हासिल है वो मुश्किल हो जाएगा और जो गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू है उस पर भी बहुत बड़ी जो वो हिट पड़ सकती है। तो इस हवाले से एफबीआर ने फ़िलहाल इसको कम्प्लीटली जो है वो रिजेक्ट किया है। डेफिनेटली गवर्नमेंट भी इस हवाले से मेरे हिसाब से भी जो है वो इस फैसले का मुतहम्मिल गवर्नमेंट भी नहीं हो सकती कि गवर्नमेंट जो अपने इवन इस सिनेरियो में कि जहाँ पे ऑलरेडी रिलीफ दिया गया और जहाँ पे नए टैक्सेस भी नहीं लगाए गए, इसमें भी मज़ीद जो है वो अपने टैक्स रेवेन्यू को कम करे और जो विदहोल्डिंग टैक्स की बात हो रही है कि 7.5% से कम करके 1% तक लाया जाए, इस हवाले से जो है वो गवर्नमेंट किसी किस्म का है वो ग्रीन सिग्नल दे। लेकिन ये सेनेट कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनके हवाले से ये डिमांड सामने आई है जिसको फ़िलहाल तो रिजेक्ट किया है और गवर्नमेंट भी बाज़ाहिर नज़र नहीं आता कि इस हवाले से किसी किस्म की जो वो मंजूरी दे सकती है, क्योंकि 200 अरब रुपए तक का जो रेवेन्यू है वो इन कॉन्ट्रैक्टर से जो है वो कलेक्ट किया जाता है ईयरली। तो डेफिनेटली बड़ा चंक है रेवेन्यू का, टोटल रेवेन्यू का, तो उस पर अगर गवर्नमेंट कंप्रोमाइज़ करती है तो एफबीआर के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा इससे मैसिव जो टारगेट है रेवेन्यू कलेक्शन का उसको कंप्लीट करने के लिए। स्टील सेक्टर के हवाले से हमने देखा कि बजट में फाटा पाटा के हवाले से जो है कुछ चीज़ें सामने आई कि उनको जो है वो बेनिफिट दिया गया एफएडी के हवाले से, रिमूव की गई एफएडी उनके ऊपर। इस हवाले से जो दीगर जो डोमेस्टिक जो स्टील मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने इस हवाले से जो वो एहतजाज रिकॉर्ड कराया है और उन्होंने कहा है कि जो स्टील के जो प्लांट्स हैं उनको जो है वो इस हवाले से एहतजाजन बंद कर दिया जाएगा और मज़ीद उनका कहना था कि इस हवाले से वो भूख हड़ताल पे भी जा सकते हैं। साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी की हैं, कुछ 2 चाइनीज़ कंपनीज़ हैं उनकी मैनेजमेंट, साथ साथ और जो दीगर जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं स्टील की, उन्होंने मिल के जो वो मीटिंग की है जो फेडरल मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के उनके साथ, और उनको अपने खदशात से आगाह किया है कि इस तरीके से जो पॉलिसीज़ में ऑल ऑफ अ सडन जो चेंजिंग आ रही हैं उससे डेफिनेटली जो बिज़नेस इन्वायरमेंट है और ख़ास तौर पे इन पर्टिकुलर स्टील इंडस्ट्री के लिए
बड़ा ही जो है वो ख़राब साबित होगा। इससे जो इन्वेस्टमेंट है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है स्टील सेक्टर में, वो नहीं आएगी और कंपनीज़ के लिए भी डेफिनेटली इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव इस पर हिट पड़ सकती है। तो अपने खदशात जो है वो कंपनीज़ ने, दो चाइनीज़ कंपनीज़ और साथ साथ दीगर पाकिस्तानी जो दो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं, उन्होंने अपने खदशात जो है फेडरल मिनिस्टर जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी उनके सामने रखे हैं। अब देखते हैं कि इसके बाद गवर्नमेंट आया, इसमें किसी किस्म की तब्दीली, अपने जो बजट में जो बेनिफिट दिया है फाटा पाटा को, जिसमें FAD की जो है वो रिमूवल की गई है, उसमें किसी किस्म का जो है उस फैसले में तब्दीली जो है वो करती है या नहीं। लेकिन फ़िलहाल बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ जो है वो सामने आया है स्टील मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से। उन्होंने कहा है कि प्लांट जो है वो बंद कर दिए जाएंगे और जो है भूख हड़ताल जो है वो भी की जा सकती है अगर गवर्नमेंट ने इस हवाले से अपना फ़ैसला तब्दील ना किया। तो अब देखते हैं कि ये जो सूरत हाल है कहाँ पे जाके सेटल होती है। इन केस अगर ये कंपनीज वाकई में है अपने प्लांट्स को जो है वो बंद कर देती हैं, तो डेफिनेटली फिर जो सप्लाई है इस वक्त स्टील की, रीबार्स की ख़ास तौर पे, वो भी, उसमें भी बहुत बड़ी हिट पड़ सकती है। और जिस वक्त हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ मुल्क भर में इस वक्त देख रहे हैं, उनके ऊपर भी जो है उसकी नेगेटिव जो है वो असरात जो है वो हम देख सकते हैं। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को तमाम ही जो स्टेक होल्डर्स हैं, कंपनी के जो मेंबरान हैं, जो मैनेजमेंट है, उनको कॉन्फिडेंस में लेने के बाद इस हवाले से कोई फ़ैसला करना चाहिए ताकि जो प्लेइंग फील्ड है वो तकरीबन सबके लिए बराबर। अब देखते हैं कि इस बजट में जो बेनिफिट दिया गया FAD के रिमूवल के हवाले से फाटा पाटा को, उसमें किसी किस्म की गवर्नमेंट जब वो तब्दीली सामने लेके आती है या नहीं। मार्केट्स के हवाले से बात करें तो सबसे पहले US मार्केट की परफॉर्मेंस आपके सामने रखें। कल भी हमें मुस्बत रुझान नज़र आया US मार्केट में। डाउ जोन्स में कल जो है तकरीबन 68 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो क्लोजिंग रही 33,945 की सतह पर रही, यानी कि जो 34,000 की जो नफसियाती हद है क्लोजिंग मार्केट की उससे नीचे रही। अब देखते हैं कि 34,000 की जो नफसियाती हद है उसको मार्केट दोबारा अबूर करने में कामयाब हो पाती है या यहाँ से मार्केट दोबारा जो है वो अपने करेक्शन मूड में जो है वो चली जाती है। नेस्डेक की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रही एज़ कम्पेयर टू डाउ जोन्स। नेस्डेक में कल तकरीबन 112 पॉइंट का इजाफा जो है वो सामने आया। 112 पॉइंट के इजाफे के साथ 14,253 की सतह पे कल का जो नेस्डेक का ट्रेडिंग सेशन था वो अख्ताम पजीर हुआ। इंपॉर्टेंट ये है कि जहाँ डाउ जोन्स 34,000 की नफसियाती हद जो है वो खो चुका है, उससे नीचे ट्रेड कर रहा है, वहीं नेस्डेक जो है वो काफ़ी सॉलिड नज़र आता है, जो 14,000 की जो नफसियाती हद है उसको बनाए रखे हुए है। एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो आज जो एशियन मार्केट्स ओपन हुई हैं, फिलहाल तकरीबन तमाम ही एशियन मार्केट जो है वो US मार्केट की परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हुए तमाम ही एशियन मार्केट जो हैं वो भी इस वक्त ग्रीन जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। वहीं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस कल की जो रही, वॉलेटाइल सेशन रहा कल का, मार्केट दोनों जानिब जो है कल मूव करते हुए नज़र आई, लेकिन जो क्लोजिंग रही वो रेड जोन में रही। तकरीबन 25 पॉइंट जो है वो कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में रेज हुए और तकरीबन 25 पॉइंट की कमी के साथ 47,987 की सतह पे जो है कल का जो ट्रेडिंग सेशन था वो इख्तिताम पजीर हुआ। 48,000 की जो नफसियाती हद थी मार्केट उसको होल्ड नहीं कर सकी। ये एक जो है इम्पॉर्टेंट है ख़ास तौर पे बुल्स के लिए कि जो 48,000 की जो नफसियाती हद थी कल उसको जो है वो बुल्स जो है वो होल्ड नहीं कर सके और बियर्स ने जो है वो मैनेज किया क्लोजिंग को 48,000 से नीचे तक लाने में। वॉल्यूम्स भी जो है वो अब डिप्रेस होते हुए नज़र आ रहे हैं। कल भी वॉल्यूम्स में जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई, तकरीबन 8% की कमी के बाद तकरीबन 209 मिलियन शेयर्स का कल KSE 100 इंडेक्स में काम हुआ। जैसा कि कहा कि 48,000 की नफसियाती हद मार्केट कल खो बैठी। अब देखते हैं कि आज के सेशन में मार्केट अपनी उस 48,000 की जो खोई हुई नफसियाती हद है उसको आज बहाल करने में कामयाब हो पाती है या नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट होगा कि 48,000 की नफसियाती हद मार्केट जो है वो आज बहाल कर ले। इनकेस अगर आज भी मार्केट 48,000 से नीचे ही क्लोज होती है तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर फिर हम मजीद प्रॉफिट टेकिंग जो है वो आइंदा आने वाले सेशन में देख सकते हैं। अब देखते हैं कि आज का सेशन मार्केट का किस तरीके से रहता है, मार्केट 48,000 की नफसियाती हद वापस हासिल करने में कामयाब हो पाती है या नहीं। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।